वायरल हिट एपिसोड 59 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेहुन योनू के साथ अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करने जाता है। दूसरी तरफ वांगुक वो भी अपने कोच के साथ प्रैक्टिस करने जाता है। प्रोसिक्यूटर पर हमला होता है, तभी वहाँ पे उसे बचाने के लिए सैमडेक आते हैं। सैमडेक तभी हॉबिन को भी सिखाने के लिए तैयार होते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग। वहीं पे हम मिस्टर होंग को देखते हैं जो कि कहता है, क्या तुम पर अटैक किया गया था? क्या वो लोग जिन्होंने के द्वारा भेजे गए थे? प्रोसिक्यूटर कहती है, हाँ मुझे तो वही लगता है, पर मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। पर यह बात मिस्टर होंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी वो कहती है, हाँ मुझे भी पता है, जिन्हों ली शायद अब तक तो उसे टेकन डाउन कर देना चाहिए था, पर पता नहीं क्या ऐसा कभी हो भी सकता है। मिस्टर होंग कहते हैं, ओके तुम ठीक हो, यही अच्छी बात है। अब समझ में आ चुका है कि उनको तुम्हारे बारे में पता है, पर यह शुरुआत है, तुम्हें पता तो है ना। अच्छा मुझे बताओ कितने दिन अभी बचे हुए हैं जब हॉबिन एक्शन लेगा? वो कहती है 87 डेज। मिस्टर होंग कहते हैं, ठीक है तब तक तुम्हें हाइडिंग में रहना होगा। पर प्रोसिक्यूटर मानती नहीं और कहती है, अरे मैं क्यों खुद चुप हूँ, मैं डरी हुई नहीं हूँ। पर वो तभी कहता है, हुयोन वोंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना छुपने के लिए, तो छुपो। मैं सियोनजुन के अलावा अब और किसी को नहीं खो सकता। एक टेम्पल है वानसा नाम का, वहाँ पे जाओ, वहाँ का हेड मॉन्क के साथ मैंने बात कर ली है और वो सीक्रेटली तुमको छुपा के रखेगा। जब तक समय ना हो तब तक बाहर नहीं आना। वो जाना नहीं चाहती थी पर फिर भी कहती है, ठीक है। मिस्टर होंग फोन रखते हुए कहते हैं, ओके देन तुमको 87 डेज बाद मिलता हूँ। और तभी उन दोनों का साथ में फ़ोटो देखते हैं, मतलब प्रोसिक्यूटर की पापा है वो। 85 डेज बचे हुए हैं। तभी हम सैमडेक को देखते हैं जो कि सामने देखते हुए कहता है, तो तुम्हें 85 डेज के अंदर स्ट्रॉन्ग बनना है? हाँ। हॉबिन कहता है, हाँ मास्टर, सिर्फ 85 डेज बचे हुए हैं जब हमें एक्शन लेना होगा, तब तक मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है मास्टर। सैमडेक कहते हैं, इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके अच्छे से सुनो, जो भी टेक्निक्स का वीडियो तुमने अब तक देखा है वो तुम्हारे लिए राइट नहीं है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। ये हॉबिन को बिल्कुल समझ में नहीं आता। सैमडेक कहने लगता है, ये बिल्कुल वही है जैसा कि मैंने कहा, मैंने वो सारे वीडियोस तुम्हारी बॉडी टाइप को ध्यान में रख के नहीं बनाया था। जो भी वीडियोस तुमने देखा है वो सब एक एवरेज इंसान के लिए था, पर तुम तो एक एवरेज इंसान से शॉर्टर और लाइटर हो। इसे बिल्कुल ऐसा समझो जैसे कि तुम किसी ऐसे कपड़े को पहन रहे हो जो कि तुम्हें फिट भी नहीं होता। पर मैं फिर भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ था जब मैंने तुम्हारी सारी वीडियोस देखा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पे ये फाइटिंग टेक्निक सूट नहीं होते, फिर भी तुमने अपने सारे फाइट्स जीते हैं। पर कुछ देर बाद हॉबिन कहता है, मास्टर ये सब कुछ तो ठीक है, पर क्या सच में हमें यही सीखना होगा? हम उन दोनों को एक पार्क में देखते हैं। वो ये कहता तभी एक लेडी वहाँ पे आती है और सैमडेक को थैंक्स कहती है उस ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने के लिए। सैमडेक भी हंसने लगता है और कहता है, वो सच में ये तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब आपका जो बैक है अब कम दर्द करता है ना? हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था, गॉश मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी सैमडेक थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है, हॉबिन एक काम करो, तुम मुझे एक पंच मारो। हॉबिन कहता है, क्या आप मुझे पंच मारने के लिए कह रहे हैं मास्टर, मतलब ऐसे अचानक? सैमडेक कहते हैं, मुझे जितना पता है तुमने इतना तो सीख ही लिया है कि तुम्हें अब पंच कैसे करते हैं, बॉक्स कैसे करते हैं ये आता है, तो फिर ट्राई करो और मेरे ऊपर बॉक्स करो। मुझे बताओ क्या तुम और स्ट्रॉन्ग बनना, एक लिविंग वेपन बनना नहीं चाहते हो? तभी हॉबिन तैयार होता है और कहता है, इन दैट केस मास्टर मैं सच में आपको पंच मारूंगा। आई होप कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। और सोचता है, आई होप कि ये ठीक ही होगा। और तभी देखते हैं वो एक स्ट्रेट पंच मारता है। सैमडेक बिल्कुल वहीं पे खड़े हुए थे। तभी वहाँ पे हम एक जोर से साउंड सुनते हैं जिससे वहाँ के जो सारे बर्ड्स थे वो भी उड़ जाते हैं। सारे लोग हैरान होकर वहाँ पे देखने लगते हैं। हॉबिन भी इतना ज़्यादा चौंक चुका है कि वो भी अपना हाथ अपने मुँह पे रखते हुए वहाँ सामने की तरफ देखने लगता है और सोचता है, क्या अभी ये क्या था? वो नीचे गिर चुका है, डर चुका है। सैमडेक कहता है, हमें दिखाया तो नहीं जाता क्या था, आई होप कि बाद में अच्छे से दिखाया जाएगा। सैमडेक कहता है, ये जो मैंने अभी करा इसे 30,000 टाइम्स करो। हॉबिन डर जाता है और कहता है, क्या आप चाहते मैं इसे 30,000 टाइम्स करूँ? ऐसा कोई रास्ता नहीं है मास्टर कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये तो ऐसा चीज़ है जो कि म्यूनसांग या फिर उसके जैसा कोई कर सकता है। सैमडेक सोचता है, तो फिर ये बात है, ठीक है मैं फिर घर जाता हूँ। वो कहता है, नहीं मास्टर नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मास्टर। 45 डेज बचे हुए हैं। वांगुक को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करे जा रहा है। उसके मास्टर को देखते हैं, यानी उसकी कोच को देखते हैं। वो कहता है, आज के लिए काफ़ी हो चुका है वांगुक, घर जाओ। पर वो अभी भी तैयार नहीं होता और कहता है, और थोड़ा सा मास्टर, और थोड़ा सा, मैं और कर सकता हूँ। ये देखते देखते उसकी कोच थोड़े से खुश होते हैं
और फिर से कहते हैं वांगुक तुम कभी भी डोंग सियोक को हरा नहीं सकते। मैं तुम्हें 1 महीने से देख रहा हूँ। 1 महीना काफ़ी होता है ये जज करना कि कौन कितना ताकतवर हो सकता है, किसके पास आखिर कितना ताकत है। मैं जितना जानता हूँ कि तुम टैलेंटेड ज़रूर हो, यहाँ तक कि तुम्हारा शेप भी बहुत अच्छा है, पर सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है जब तुम्हारा ओपोनेंट एक प्रोडिजी, एक जीनियस हो। तुमको भी एक जीनियस बनना होगा एक जीनियस को हराने के लिए। और एक बॉक्सिंग मैच के अंदर एक छोटा सा गैप ही काफ़ी होता है विनर और लूज़र को देखने के लिए। चाहे तुम्हारे पास कितने भी शेयर डिटर्मिनेशन हो, पर तुम कभी भी उसे हरा नहीं सकते। पर वो और कुछ कहता तभी वांगुक कहता है कोच अब जब ऐसी बातें करते हैं ना, इससे मुझे और ज़्यादा फायर अप मिलता है, मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं लड़ूँ। कोच कहते हैं मैं सीरियस हूँ यार। थोड़ा सा स्माइल करते हैं पर मन में सोचते हैं दैट्स राइट वांगुक खान, तुम बिल्कुल एक टफ गाय हो। वांगुक भी लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है बॉक्सिंग के अंदर मास्टर कोई भी प्रोडिजी नहीं होता। उसके कोच उसे और 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा 1 घंटे करके ट्रेनिंग करते हुए कहते हैं अब 20 दिन बचे हुए हैं। दूसरी तरफ हम हंसू सियोंग के जिम में देखते हैं। हंसू सियोंग को देखते हैं, वो सामने देखते हुए सोचता है वेट अ मिनट, क्या ये चीज़ कभी भी इतना ज़्यादा नॉइज़ करता था जब मैं अपनी टीनेज में इस पंचिंग बैग पर किक करता था। हम तेहुन को देखते हैं, वो उसके पापा के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करे जा रहा है और सोचता है तेहुन तो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड निकला जब मैं उसकी एज का था। पर तेहुन को पता होना चाहिए कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि तुम अपने ही ताकत में, अपने ही पावर में हाइपर हो जाओ। मुझे तो अब उसके बारे में चिंता हो रहा है। तेहुन कहता है योनू के बारे में क्या आपने उसे ट्रेनिंग दे दी है? मैंने उस बास्टर्ड को तो नहीं देखा, क्या आपको उसे सिखाना नहीं है? हंसू सियोंग थोड़ा सा स्माइल करते और कहते हैं मैंने उसे ऑलरेडी सिखा दिया है जो सिखा सकता था। पर तेहुन कहता है फिर वो कहाँ गया? वो कहते हैं मुझे पता नहीं, उसने कहा कि उसे कुछ ऐसा करना है, वो सच में कुछ करना चाहता है जो कि क्योकुशिन कराटे के फाउंडर ने करा था। तभी हम तेहुन को पहाड़ों में ऊंचे जगह में भागते हुए देखते हैं, बहुत खुश देखते हैं और वो सोचता है ये टफ है, ये तो मेरी स्किन को चीर रहा है, फाड़ रहा है। मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा डैमेज कर पा रहा हूँ। अब मैं खुद के ही खिलाफ फाइट कर रहा हूँ। और तभी देखते हैं वहाँ पे उसके ट्रेनिंग एरिया में उसके जो इक्विपमेंट्स थे वहाँ पे खून देखते हैं। मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। अब सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर को देखते हैं, वो इतनी दिन छुपी हुई थी, तभी बहुत ही दबेबाव से अपने कार में जाने लगती है। पर तभी वहाँ पे एक मॉन्क आता है और कहने लगता है हुईयोन आखिर तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अभी इस टेम्पल से जाने की इजाज़त नहीं है ना? वो कहती है मुझे सिगरेट्स चाहिए। ये सुनते ही हम देखते हैं वो मॉन्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। पर वो प्रोसिक्यूटर उसकी बात बिना सुने बाहर से चले जाता है। कुछ देर बाद हम उसे कार में देखते हैं। वो कहती है हाँ कब तक कोई और कार में रह सकता है? क्या वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं स्मोक ना करूं? 2 महीना बहुत होता है यार, मैं वहाँ पे ऐसे नहीं रह सकती। उस बंदे से बात करना जैसे कि एक दीवार से बात करने के समान है। और सोचता है सियोंजुन और थोड़े से रुको, हम लगभग पहुँच ही चुके हैं और सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। आई विल मेक श्योर कि तेसानजू और जिनहो ली तुम्हें मारने के लिए उनको पे करना पड़े। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम जिनहो को देखते हैं, वो रनिंग कर रहा था। पर तभी इस तरफ प्रोसिक्यूटर यानी हुईयोन की कार के साइड में एक बाइक को देखते हैं। वो उनके फ़ोन पे एक कॉल आता है, अननोन कॉलर। वो उठाते हुए कहती है हेलो व्हाट द हेल, कौन है, कौन प्रैंक कर रहा है? दूसरी तरफ उसके कार के विंडशील्ड में उसी बाइकर को एक बैग रखते हुए देखते हैं। और तभी जिनहो ली कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही वहाँ पे जोर से ब्लास्ट होता है। उसका कार ब्लास्ट हो चुका था। कुछ देर बाद उसकी कार को हम जलते हुए देखते हैं। सब कुछ तबाह हो चुका है। कार के बाहर हम उसे गिरा हुआ देखते हैं। उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके मुंह हर जगह से जल चुका है, खून निकल रहा है। तभी मरने से पहले जो फ्लैशबैक्स आते हैं, पास्ट के सीन दिखाया जाता है। ओके, आगे जाने से पहले मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पे सियोंजुन और इसका पास्ट आने वाला है। इनके पास्ट में जो इनके बीच था वो सब कुछ आने वाला है। और हाँ, थोड़े से एडल्ट सीन आने वाले हैं। सो अगर आप बच्चे हो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में जाके देख सकते हो। और हाँ, मैं पहले बता दूँ, मैं थोड़ा सा स्किप करके बोलूँगा ताकि ये जो स्टोरी है खिंचा हुआ ना लगे। हमें वही से दिखाया जाता है जब कोर्ट से सियोंजुन जा रहा था और वो उसे गाली दे रही थी। वो कहती है अरे
तुम्हारी बात सुन के तो लगता है तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। हाँ, सियोनजुन कहता है मैम। सीन शिफ्ट होता है तभी जब वो जागती है, अपनी आँख खोलती है, देखती है अपने आप को बिस्तर में। उसके बॉडी पे कुछ भी नहीं था सिवाय एक चादर के। वो अपने बॉडी को छूती है और पाती है कि उसके बॉडी में कुछ भी नहीं था। और तभी आवाज़ आता है, ओह क्या तुम उठ चुके हो? क्या ऐसे ही बोलते हैं ना टीवी शोज़ और मूवीज़ में? हम सियोनजुन को भी देखते हैं, उसके अंडरगारमेंट्स के अलावा उसके बॉडी में भी कुछ नहीं था। प्रोसिक्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है मैं आखिर कहाँ हूँ? सियोनजुन कहता है क्या तुमको याद नहीं है? कल की बात तुमने मुझे लगभग हरा दिया था यार, और उसके बाद हमने ड्रिंक करी थी, और उसके बाद तो क्या तुम चाहते हो मैं कंटिन्यू करूँ? और ये सुनते ही प्रोसिक्यूटर कहती है ओह गॉड। सियोनजुन कहता है डोंट वरी, मुझे सब कुछ याद है, पर हाँ मैं तुमसे बेड पे तो हार ही चुका था। पर जब वो पीछे घूमता है देखता है प्रोसिक्यूटर चाकू लेके खड़ी हुई है, उसको मारने आ ही रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सियोनजुन के ऊपर ही गिर जाती है। सियोनजुन कहता है अरे इससे तो मुझे लास्ट नाइट की याद आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। सियोनजुन ने दोनों के लिए खाना बनाया था। वो ये देखते हुए कहती है ये आखिर क्या चीज़ है? सियोनजुन कहता है यह है सोबा, मेरी मॉम बनाया करती थी, पर आई एम सॉरी अब ये इतना अच्छा टेस्ट नहीं करता क्योंकि मैं उनके जैसे उतने अच्छे से बना नहीं पाता। पर वो कहती है तो फिर अब तुम ट्राई क्यों नहीं करते सीखने की? सियोनजुन कहता है वो मर चुकी है मेरी वजह से। कुछ देर बाद देखते हैं उनका खाना ख़त्म हो चुका है। सियोनजुन कहता है अगर तुम्हारी पेट सही है तो क्या हम बाहर जाएं? वो कहती है कहाँ? सियोनजुन कहता है हाँ क्या तुम भूल चुके हो? हमने एक प्रॉमिस की थी ना, तुमने कहा था कि तुम कल पिक कंडीशन में नहीं थे। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों बाहर आए हैं। बाहर आते ही सियोनजुन को प्रोसिक्यूटर ने एक गेम में हरा दिया है और उसका मजाक बनाने लगती है। पर वो दोनों बाहर बहुत मज़े करते हैं। कुछ देर बाद ड्रिंक करने के बाद फिर से रात होता है और हम उन दोनों को एक साथ फिर से देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है फिर एक दिन सियोनजुन उससे मदद मांगता है, उसका इंटरप्रेटर बनने के लिए कहता है, मतलब उसका ट्रांसलेटर। आई होप कि ये ठीक है। पहले तो वो नहीं मानती, पर सियोनजुन के बहुत ज़्यादा कहने से वो मान जाती है। कुछ देर बाद उसके ही जगह पे हमें वही सीन दिखाया जाता है जब सियोनजुन बाहर के कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। अगर आपको ये सीन याद होगा तो इसमें एक लेडी भी थी। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि ये प्रोसिक्यूटर ही थी। कुछ देर बाद ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद वन लिख के वहाँ पे लिखा हुआ था लव यू बेबी, मतलब उनका 1 साल का रिलेशनशिप हो चुके हैं। ये देख के प्रोसिक्यूटर कहती है क्या व्हाट द हेल इज़ दिस? और तभी हम सियोनजुन को बहुत ही अजीब से लुक में देखते हैं। प्रोसिक्यूटर कहते हैं क्या हम लोगों ने 1 साल के लिए डेट कर ली है? सियोनजुन हंसते हुए कहता है अरे डोंट बी लाइक दैट, और 1 वीक के लिए मुझसे डेट कर लो यार। पर प्रोसिक्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सिगरेट पीने लगते और कहती है अरे यार मैं एक याकुजा मेंबर के साथ कैसे डेट कर रही हूँ? सियोनजुन कहता है क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट्स नहीं है? क्या मेरे लिए तुमने कोई गिफ्ट्स नहीं लाए? वो कहती है क्या अब मुझे भी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट्स लाना होगा? तभी सियोनजुन उसके हाथ से वो सिगरेट ले लेता है और कहता है ठीक है तो फिर मेरे लिए ये स्मोकिंग छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का ये रिलेशनशिप और ज़्यादा लंबे समय के लिए रहे। अरे यार सियोनजुन का ये साइड तो हमने कहीं नहीं देखा, मतलब इतना सॉफ्ट, अंदर से इतना सब कुछ। पहले तो फ़ैन था ही, अब और ज़्यादा फ़ैन हो रहा है उसका। कुछ देर बाद उसके फ़ोन में कॉल आता है। सियोनजुन उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। वो फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ उसके डैड थे। वो कहते हैं आखिर तुम कहाँ हो? वो बताती है क्या कहाँ होऊंगा, और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। वो थोड़ा सा शर्माती है, पर उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब वो बास्टर्ड सियोनजुन बेक? वो कहती है क्या आपको कैसे पता? पर तभी कुछ बात बिना सुने वो कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है वो बंदा क्या करता है? ये मोरन जिस बंदे को तुम डेट कर रहे हो ना, वो तुम्हारे पीछे तेसानजू के लिए काम करता है। ये सुन के वो बहुत हैरान होती है। मिस्टर होंग फिर से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, या फिर कोई चांस है उसने तुम्हें अप्रोच इसीलिए किया ताकि वो मुझ तक पहुंच सके या फिर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके? ये सुनते ही उसे विश्वास नहीं होता। वो कहती है क्या यू आर किडिंग राइट? उसके डैड कहते हैं मुझे बताओ क्या मैंने कभी तुमसे मजाक किया है? तभी हम पीछे सियोनजुन को देखते हैं। आई थिंक कि उसने ये सारी बातें सुन ली है। तभी सियोनजुन कुछ कहता उससे पहले ही प्रोसिक्यूटर उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है। सियोनजुन कुछ नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। पर वो कहती है कैसा लगता है बताओ मुझे मुझसे डेट करना और उसके बाद मेरे ही पीछे तेसानजू के लिए काम करना? तुम्हें शायद तुम्हें याकुजा ही बने रहना चाहिए था। यू गॉडडम याकुजा। वो रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर होंग कहते हैं हाउ इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम पहले मुझसे ही मिलने आओगे। सियोनजुन उनसे मिलने आया था। वो अपने बेटी के बारे में भी कहता है
और कहता है, क्या तुमने कुछ भी सीखा मेरी बेटी के साथ डेट करके? क्या तुम्हें सच में लगा तुम मेरा कुछ कर सकते हो, वो भी मेरे एक सिंगल फैमिली मेम्बर को कुछ करके? पर तभी सियोंजुन कहने लगता है, एक बंदा है जिसका नाम है जिनहो ली, वो तेसांजू के लिए काम करता है। वो ऐसा कोई है जो कि दुनिया के कोने में रह के पूरे दुनिया पर हंसता है और हमेशा शैडोज़ में ही रहता है। अगर आपको तेसांजू को हराना है तो सबसे पहले आपको जिनहो ली को टेक डाउन करना होगा। पर तभी वो उसकी टाई को पकड़ते हुए कहता है, शट अप, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पे आ जाऊंगा? पर तभी सियोंजुन कहता है, मिस्टर होंग, क्या मैं तेसांजू के पास जाऊँ और बोलूँ कि मैं आपसे मिला था? ये बात सुन के मिस्टर होंग कहता है, यू क्लाउन, मुझे बताओ तुम मेरे साथ आकर काम क्यों करना चाहते हो? सियोंजुन कहता है, फर्स्ट, जो रास्ता तेसांजू चाहता है वो रास्ता मैं नहीं चाहता, और सेकंड, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं उसे पसंद करने लगूंगा, उसे प्यार करने लगूंगा। सीन शिफ्ट होता है, उस वक्त की बात दिखाया जाता है जब हॉबिन सियोंजुन बिएक को कॉल आउट कर रहा था। मिस्टर होंग मोबाइल लेता है, एक फ़ोन उनके कान में देखते हैं। बाहर से आवाज़ आता है, मिस्टर होंग क्या आप देख रहे हैं? मिस्टर होंग कहता है, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। इस बच्चे को देख के ऐसा लग रहा है कि इसे जिनहो ली ने बुद्धू बना दिया है। सियोंजुन कहता है, प्लीज़ बी अंडरस्टैंडिंग, हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं ये बंदा भी वही कर रहा है। पर मिस्टर होंग एक बात है, बस उसको किसी दिन बता देना कि मैं सच में उससे प्यार करता था। कुछ देर बाद हम प्रोसिक्यूटर के टूटे हुए मोबाइल को देखते हैं, वहीं पे उसे गिरा हुआ देखते हैं। वो स्माइल करती है और वहीं पे मर जाती है। कुछ देर बाद उसके फ्यूनरल में उसके पापा यानी मिस्टर होंग को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन के घर में देखते हैं। हॉबिन कहता है, क्या? तभी आवाज़ आता है, बिल्कुल तुमने सही सुना, वो प्रोसिक्यूटर लेडी वो मर चुकी है। मुझसे कहा गया था कि हम फ्यूनरल में ना जाए क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकता है। तभी हॉबिन कहता है, ऑल राइट, आई सी। भाई, क्या सच में ये बंदा हॉबिन है? उसकी बॉडी, उसकी फिजिक तो आप देखो यार, बंदा पूरी तरह से एक डेविल लग रहा है यार, डेविल। वो कहता है, ओके, जल्दी उस दिन को मिलते हैं। द हॉबी न्यू कंपनी का CEO, भाई बंदे का चेहरा, बंदे का फिजिक पूरी तरह से बदल चुका है। जल्दी ही D-Day चालू होने वाला है, असली फाइट चालू होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।